मध्य प्रदेश हुकूमत ने बजट पेश कर दिया। बजट में सेहत, मुलाजिमत और तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। मध्य प्रदेश में 13,000 टीचरों की तकर्री होगी। गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस बार बजट में 30,592 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया। वहीं अक़लियती इदारों को बजट से मायूसी हुई है। अक़लियती इदारों के बजट में कोई इजाफा नहीं किया गया है। सरकार को जवाब देना होता है कि कितने रोजगार बने, कृषि क्षेत्र में क्या उपलब्धियां हैं। पर ये बजट अभी फिर से एक झूठ और फरेब का पोता है। आज केवल ये बताना ये प्रावधान किया है, पिछले साल भी प्रावधान किया था, उस प्रावधान का कितना उपयोग हुआ, कितनी बेरोजगारी घटी, आज क्यों खाद और बीज के दाम बढ़े। ये जनता को गुमराह करने का, जनता को फिर से धोखा देने का बजट है। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह हुकूमत ने आज अपना बजट पेश किया। बजट में ज़राअत, सेहत, मुलाजिमत और तालीम के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। प्रदेश हुकूमत ने आज अपना बजट पेश कर दिया है। 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट पेश किया गया। लेकिन अक़लियतों के हवाले से बात करें, चाहे वक्फ बोर्ड की, मसाजिद कमेटी की, मदरसा बोर्ड की या दूसरे इदारों की बात करें, उसमें 1 रुपए के भी इजाफा नहीं किया गया। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भोपाल एमएलए आरिफ मसूद साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, आरिफ साहब, इतना बड़ा बजट पेश किया गया और सरकार ये कह रही है कि सबका ख्याल रखा गया। ये सरकार झूठी है और मैं बहुत पहले से बात कहता रहा हूं कि शिवराज सिंह सरकार झूठ का पुलिंदा है। और आज जो बजट पेश किया, इतना अफसोसनाक बजट है कि एक भी अल्पसंख्यक कल्याण योजना का कहीं पे कोई भी जिक्र नहीं है। बढ़ोतरी करना तो दूर की बात है, जो 91 बिंदु चर्चा में रखे उसमें उल्लेख भी नहीं करा। तो इससे अंदाजा होता है कि कितना पक्षपातपूर्ण रवैया शिवराज और शिवराज की सरकार का है, ये साबित हो गया। सबका साथ, सबका विकास कहते हैं। और मैं समझता हूं इन्होंने शायद इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी ठेंगा दिखाया है, क्योंकि मैंने एक बयान पढ़ा था नरेंद्र मोदी का, जिसपे उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि मुस्लिम वर्ग के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूं। आज मध्य प्रदेश का बजट उनकी उस कथनी को आईना दिखा रहा है कि ये जो आप कहते हो उस पर अमल नहीं करते। और उसका उदाहरण मध्य प्रदेश का बजट है, जिसमें अल्पसंख्यक के अंदर एक भी बढ़ोतरी नहीं की गई। समझा जाए कि प्रधानमंत्री जो चाहते हैं मध्य प्रदेश का जो भाजपा नेतृत्व है वो उनकी जो है बातों से अलग जा रहा है। बिल्कुल, इससे तो ये लग रहा है ना, क्योंकि प्रधानमंत्री का बयान मैंने भी सुना है, आपने भी सुना है, सब चर्चा में है, पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी जी ने चिल्ला चिल्ला कहा था कि मैं सबका साथ, सबका विकास, और मैं चाहता हूं अल्पसंख्यक के हाथ में कि एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूं। आज मध्य प्रदेश के बजट के अंदर एक भी उल्लेख कहीं पे भी अल्पसंख्यक संस्था का भी नहीं है। तो ये कैसा सबका साथ, सबका विकास है? तो या तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है या मध्य प्रदेश सरकार उनकी बात नहीं मान रही। उनका ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के लीडरों का कि हम बहुसंख्यक अल्पसंख्यक के साथ राजनीति नहीं करते, ये कांग्रेस विभाजन करी, हम सबके साथ जुड़े हुए, जो भी योजना बनती है वो सबके लिए बनती है। तो फिर नरेंद्र मोदी जी ने जो बयान दिया था उस पर वो क्या कहेंगे? उस पर भी उनसे जवाब ले लिया जाए कि नरेंद्र मोदी जी ने फिर क्यों कहा ऐसा कि मैं चाहता हूँ कि एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान हो। तो कुरान तो अल्लाह का शुक्र है हाथ में है और दिल में भी है और ज़बान पे भी है और वो रहेगा, लेकिन कंप्यूटर गायब करा दिया आपने। लेकिन यहाँ पर आपने कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के अक़लियती वजीर को खत भी लिखा था और अक़लियतों के, चाहे हम मदरसा बोर्ड के बजट की बात करें, मसाजिद कमेटी की बात करें, वक्फ बोर्ड या हज कमेटी, उसमें भी 1 रुपए का इजाफा नहीं किया गया। देखिए, मुझे बहुत अफसोस है, मैंने स्वयं उनसे फ़ोन पर बात करी थी और उनसे मैंने दरख्वास्त करी थी कि मैं एक नुमाइंदगी के रूप में आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ, विधानसभा का सदस्य हूँ और एक अपने समाज की तरफ से आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आप इस विभाग के मुखिया हो, हमारे मुखिया हो, मेहरबानी करके इस बजट में बढ़ोतरी कराइए। लेकिन निराशाजनक बजट है और मैं समझता हूँ मंत्री भी आशा हैं, सब मंत्री उन्होंने बना रखे दिखाने के लिए, एक ही का खेल चल रहा है, बाकी कोई नहीं है। पिछड़ों की बात करते हैं, पिछड़ों की सरकार है, 50 करोड़ रुपये ये लिया हुआ है, 50 करोड़ का प्रावधान है पिछड़ों के लिए। तो ये सरकार ना अल्पसंख्यकों की है, ना पिछड़ों की है, ना गरीबों की है, ना किसानों की है। ये सरकार सिर्फ बेईमान और धोखेबाजों की है। हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के जो आज हुकूमत ने बजट किया, हुकूमत भले से बड़े सारे दावे करे, लेकिन यहाँ पर अगर अक़लियतों के हवाले से बात करें, जो ज़मीनी सच्चाई है कि बड़ा मायूसी का कदम है, क्योंकि न तो बजट में, चाहे हम गवर्नर के खिताब की बात करें, उसमें अक़लियती लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया। और आज का जो बजट जो है वज़ीर ख़जाना पेश किया जगदीश धोड़ा ने, उसमें भी अक़लियती तबके का कोई जिक्र नहीं और जो अक़लियतों के इदारे हैं उसमें 1 रुपए की भी इजाफा नहीं किया गया है। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। महाराष्ट्र असेंबली में नवाब मलिक मामले पर हंगामा हुआ। बीजेपी नवाब मलिक के इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। बीजेपी अरकान ने
असेंबली से वॉकआउट किया। बीजेपी का कहना है कि हुकूमत नवाब मलिक के पीछे खड़ी है, यानी वो दाऊद के साथ है। बीजेपी लगातार आघाड़ी हुकूमत पर हमलावर है। इसने अपोजिशन लीडरों को मुबैना तौर पर फंसाने के मामले में आज असेंबली के दहलीज पर एहतजाज किया। अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस ने आघाड़ी हुकूमत पर सरकारी वकीलों और पुलिस के जरिए अपोजिशन लीडरों को झूठे मुकदमात में फंसाने की साजिश रचने का इल्जाम लगाया था। देवेंद्र फडणवीस ने असेंबली स्पीकर को पेन ड्राइव सौंपा था। इन्होंने रियासती हुकूमत के खिलाफ पेन ड्राइव में सबूत होने का दावा भी किया था। जिस तरीके से देवेंद्र जी ने दाऊद के खिलाफ की जंग छेड़ी है और दाऊद के मालमत्ता के ऊपर सवालिया निशान खड़े किए हैं, और बाद में ये पता चलता है कि सत्ता में बैठे हुए महाराष्ट्र के लोग ही विपक्ष और देवेंद्र जी को खत्म करना चाह रहे हैं, राजनीतिक बर्बाद करना चाह रहे हैं। इस पार्श्वभूमि के आधार पर हम महाराष्ट्र सरकार से मांग करते हैं कि विपक्ष के नेता देवेंद्र जी की सुरक्षा बढ़ाई जाए, उनकी सुरक्षा पे और ध्यान देना पड़ेगा, ये हमारी पहली मांग है। और दूसरा, ये जो 132 घंटे की वीडियो है, इसका मास्टरमाइंड कोई है तो वो एडवोकेट चौहान है। वो एडवोकेट चौहान इसके बाद सेफ रहना जरूरी है। हमारी इच्छा है वो सेफ रहे। उससे कौन मिलता है कौन नहीं मिलता है उसके बारे में भी शंका उठाई जा सकती है, और वो प्राइम विटनेस है इस सब मामले का, और उसकी सुरक्षा भी महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी है। ये हमारी दूसरी मांग है। तेलंगाना हुकूमत ने बेरोजगार नौजवानों के लिए खुशखबरी दी है। असेंबली में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुख्तलिफ महकमों में 91,142 खाली असामियों को पूर्ण करने के लिए रास्त भर्ती का ऐलान किया। केसीआर ने असेंबली में कहा कि इस सिलसिले में जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। 11,103 कॉन्ट्रैक्ट पर मुलाजमीन को रेगुलर करने का भी ऐलान किया गया। बाकी 80,049 खाली असामियों पर रास्त भर्ती होगी। 31,147 ఖాళీలు ఏర్పడాయి అధ్యక్ష. 31,142 ఉద్యోగాలకు ఈ రోజు నుంచే మొత్తం నోటిఫై చేసేస్తారు అధ్యక్ష. టుడే ఇట్ సెల్ఫ్ ఈరోజు నేను అధికారికంగా ప్రకటిస్తా ఉన్నా. ఇందులో 11,103 కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులందరినీ కూడా రెగ్యులరైజ్ చేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. మిగిలినటువంటి తమరు ప్రతిపాదించిన మన లెజిస్లేచర్ ఉద్యోగాలు కూడా ఉన్నాయి అధ్యక్ష. అది కూడా చెప్తే నేను డీటెయిల్స్ వస్తాయి. 80,039 ఉద్యోగాలకు తక్షణం ఈ రోజు నుంచే సంబంధిత శాఖలకు నోటిఫికేషన్లు ఇష్యూ అవుతాయి అధ్యక్ష. దీంట్లో విద్యాశాఖలోనే సుమారు 25 నుంచి 30 వేలు వస్తున్నాయి అధ్యక్ష. స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు, యూనివర్సిటీలు కావచ్చు, ఎక్కడ ఖాళీ లేకుండా భర్తీ చేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. तेलंगाना कानून साज काउंसिल के रुकन कविता ने कहा कि तेलंगाना तहरीक आज मुकम्मल हो गई। इन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना तहरीक का आगाज पानी, फंड्स और मुलाजमत के हक के लिए शुरू की गई थी। तश्कील तेलंगाना के बाद पानी फंड्स हासिल हुए। आज वज़ीर आला ने मुलाजमत देने का ऐलान करके तहरीक को मुकम्मल कर दिया है। तेलंगाना का मूवमेंट जो है उसका मेन एजेंडा था हमें सिंचाई का और पीने का पानी एक था, एक तो हमारे फंड्स जो है हमारे रीजन में यूटिलाइज होने का दूसरा था, और तीसरा नौकरियों का था। इन 3 मेन मुद्दों को लेकर तेलंगाना का पूरा मूवमेंट चला था, और इन तीनों में 2 हमने पूरा का पूरा कर दिया। जैसे आज सिंचाई के पानी के इश्यू में हम देश में नंबर 1 हैं, वैसे ही हम फंड्स यूटिलाइजेशन और जीएसडीपी ग्रोथ में देश में नंबर 1 है। तो नौकरियां भी हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब्स जितने हैं इसमें 90,000 जॉब हमने नए अनाउंस किए हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण विषय ये है इसमें जो पहले प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स थे तेलंगाना के रीजन में उनको बदलाव करके उसमें 95% जो है गवर्नमेंट जॉब्स वो तेलंगाना के युवा के लिए हमने रिजर्व किया है। ये सबसे बड़ी बात है और सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जिस समय युवाओं ने अपनी जान दी थी तेलंगाना
तेलंगाना मूवमेंट में उनका एक ही डिमांड था कि हमारे नौकरी हमें ही मिले, हमारे सरकार को हम खुद चलाएंगे, ये उनका मेन डिमांड था। तो इतने सालों के बाद राष्ट्रपति के ऑर्डर्स चेंज करके हमने जो हासिल किया है ये बहुत ही बड़ी बात है। और इससे ये 3 मेन एजेंडा के ऊपर जो तेलंगाना का मूवमेंट चला था, मुझे लगता है आज तेलंगाना का मूवमेंट जो है कंप्लीट हुआ है और एक सेटिस्फैक्शन सा है। 17 ईयर्स का जो मूवमेंट है उसका आज रिजल्ट आया, ऐसा मुझे। तेलंगाना में 80,000 से ज्यादा मुलाजिमतों पर तकर्रुरी के लिए नोटिफिकेशन जारी करने के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के ऐलान पर हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तलबा ने जश्न मनाया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज के पास तलबा ने रैली निकाली और जश्न मनाया। टीआरएस की तलबा तंजीम TRSV के कारकुनों ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि नौजवानों के देरीना ख्वाब की तकमील हुई है। कश्मीरी पंडितों की हिजरत पर मबनी फिल्म द कश्मीरी फाइल्स 11 मार्च को रिलीज होगी। इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों की हिजरत को पेश किया गया है। फिल्म में 1990 की सूरत हाल को फिल्माने की कोशिश की गई। इस फिल्म के हिदायतकार विवेक रंजन अग्निहोत्री और दीगर ने आज हैदराबाद पुराने शहर का दौरा किया। इन्होंने चार मीनार के पास मौजूद मंदिर के दर्शन किए। इन्होंने कहा कि ये फिल्म इंसानियत पर है। फिल्म की रिलीज के लिए अदालत ने इजाज़त दे दी है। CBFC ने भी सर्टिफिकेट दे दिया और ये फिल्म दहशत गर्दी के खिलाफ है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। हेडलाइंस के रोक दफा। यूक्रेन पर रूसी जारहियत को 2 हफ्ते हो गए हैं। यूक्रेन के शहरों पर रूसी फौज के हमले जारी हैं। सोमे में रूसी फौज के हमले में 20 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। रूसी हमलों के सबब 20 लाख यूक्रेनी बेघर हुए हैं। रूस पर दबाव बनाने के लिए इक़्तिसादी पाबंदियों का सिलसिला भी जारी है। इसी बीच रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ और यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा दिमित्रो कलिया के तुर्की में मुलाकात होगी। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने दोनों वज़राए ख़ारजा की तुर्की में होने वाली मुलाकात की तस्दीक कर दी है। 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद दोनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा की यह पहली मुलाकात होगी। यूक्रेन के सदर ने रूस का हर महाज पर मुकाबला करने और उसे शिकस्त देने के अज़्म का एक बार फिर इजहार किया। बरतानिया के ऐवान नुमाइंदगान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब में यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने बरतानवी वज़ीर आज़म के कौल को दोहराया और कहा कि यूक्रेन की फ़ौज दुश्मनों का समंदर, जंगल और रेगिस्तान में मुकाबला करेगी। किसी गैर मुल्की सदर ने बरतानिया के ऐवान नुमाइंदगान से पहली बार खिताब किया। उधर रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई का आज 14वां दिन है। रूस ने जंगज़दा यूक्रेन से शहरियों की बाहिफाजत निकलने के लिए आज भी इंसानी बुनियादों पर आर्जी जंगबंदी का ऐलान किया है। जीत हमारी होगी। मादरे वतन के लिए हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। हम शहरों, मैदानों, जंगलों और साहिलों में उनका मुकाबला करेंगे। मुसीबत में बशर के जौहर मर्दाना खुलते हैं कि मिस्दाक यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने नामुवाफिक हालात में हिम्मत और अज़्म का मुजाहरा किया है। ज़ेलेंस्की मगरिब को मुत्तहिद करने वाली क़ुव्वत के रूप में उभरे हैं। यूक्रेनी फौज हर महाज पर रूस का मुकाबला कर रही है। बरतानिया के ऐवान नुमाइंदगान से खिताब में ज़ेलेंस्की ने दुश्मन के आगे डटे रहने और उसे शिकस्त देने के अज़्म का इजहार किया। ज़ेलेंस्की रूस के खिलाफ यूक्रेन की लड़ाई का मौज़ना दूसरी जंग अजीम में नाजी जर्मनी के खिलाफ बरतानवी जंगी कोशिशों से कर रहे हैं। Бути чи не бути? Ви добре знаєте, це шекспірівське питання. 13 днів тому це питання ще могло прозвучати про Україну. Але зараз вже ні. Очевидно, що бути. Очевидно, що бути вільними. І де, як не тут, нагадати вам слова, які Великобританія вже чула, і які знову актуальні. Ми не здамося
і не програємо. Ми підемо до кінця, ми будемо боротися на морях, будемо битися в повітрі, ми будемо захищати нашу землю, якою не була ціна. अपने खिताब के दौरान ज़ेलेंस्की ने बरतानिया से अपील की कि वो रूस के खिलाफ मजीद पाबंदियां आयद करे। इन्होंने कहा कि रूस पर आयद की गई पाबंदियां खुश आइंद है, लेकिन ये काफ़ी नहीं। Звичайно, з вашою допомогою цивілізації великих країн, з підтримкою вашою, за яку ми вдячні і на яку ми дуже розраховуємо. І я окремо тобі вдячний, Борисе, мій друже. Посилюйте санкції проти держави-терориста. Визнайте її, нарешті, державою-терористом. Знайдіть спосіб зробити безпечним наше українське небо. Зробіть те, що ви можете. Те, що ви повинні. До чого зобов'язує велич. ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन कायम करने की जरूरत पर जोर दिया। आईसीसी की जानिब से रूस के खिलाफ जंगी जराइम के तहकीकात के फैसले से ज़ेलेंस्की पर उम्मीद है। इनका मानना है कि इसके मुस्बत नताइज बरामद होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मैकडोनल्ड, कोका कोला, पेप्सिको और जनरल इलेक्ट्रिक जैसी कई आलमी ब्रांड ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन पर हमले के रद्दअमल में रूस में अपना कारोबार आर्जी तौर पर मुअत्तल कर रहे हैं। मैकडोनल्ड के सदर और सीईओ ने मुलाजमीन के नाम एक ख़त लिखा है, जिसमें कहा गया है कि हमारे उसूलों के मुताबिक हम यूक्रेन में लोगों को होने वाली गैर ज़रूरी तकलीफ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ख़त के मुताबिक मैकडोनल्ड आर्जी तौर पर रूस में मौजूद 850 स्टोर को बंद कर देगा, लेकिन वहाँ मौजूद अपने 62,000 मुलाजमीन को तनख्वाह की अदायगी जारी रखेगा। कोक के पार्टनर स्विट्ज़रलैंड में कायम कोका कोला हीलिंग बोटलिंग कंपनी के रूस में 10 बॉटलिंग प्लांट्स हैं, जो इसकी सबसे बड़ी मार्केट है। कोका कोला हीलिंग बोटलिंग कंपनी कोक में 21% का हिस्सा रखती है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ काउंसिल के सरबराह मिशेल चीन के सिंकियांग सूबे का दौरा करेंगी, जहां चीन पर उइग़ुर मुसलमानों के इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया गया। इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ काउंसिल से एक वीडियो खिताब में चीनी हुकूमत के साथ सफरी मुआहदे पर दस्तखत होने की जानकारी दी। इन्होंने कहा कि ये दौरा मई में मुतवक्का है। In China, I remain concerned about the treatment of individuals who speak up on human rights issues that are deemed critical of the policies of the authorities at the local or national level, some of whom have faced restrictions on their freedom of movement, including house arrest, or in some cases have been sentenced to terms of imprisonment based on criminal charges stemming from their activities. I am pleased to announce that we have recently reached an agreement with the government of China for a visit. Since my office and the government of China have initiated concrete preparations for a visit that is foreseen will take place in May of this year. कल 5 रियासतों उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में इंतखाबी नताइज आने वाले। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती का अमल शुरू होगा। सीसीटीवी के जरिए स्ट्रांग रूम की निगरानी की जा रही है। स्ट्रांग रूम में रखी गई ईवीएम की सिक्योरिटी के लिए सीआरपीएफ, पीएसी और पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। सिक्योरिटी के मद्देनजर यूपी में जीतने वाले उम्मीदवारों के जुलूस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। 5 रियासतों में बीजेपी की साख दांव पर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी की हुकूमत है। ऐसे में बीजेपी इन रियासतों में दोबारा जीत का दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस के लिए पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में इक़्तिदार में वापसी का चैलेंज है। अगर कांग्रेस यूपी समेत 5 रियासतों में अच्छा मुजाहरा करती है तो राहुल गांधी की क़यादत को तक़वियत मिलेगी और आगे की सियासी राह हमवार होगी। कौमी तहकीकाती एजेंसी की जानिब से आज जम्मू कश्मीर के जनूबी अजला पुलवामा और शोपियां के तकरीबन 6 मुकामात पर छापे डाले गए। ज़िला पुलवामा के 3 मुकामात पर एनआईए की खुसूसी टीमों ने ज़िले के पेंगलना और गूसू के अलावा नायना देहात में छापे मारे। पेंगलना में महकमे सेहत में बतौर एक्सरे टेक्नीशियन काम कर रहे अब्दुल हद भट्ट के मकान पर भी छापा मारा गया, जो काफ़ी देर तक जारी रहा। इस दौरान मकान की तलाशी ली गई और बाद में एनआईए की टीम ने अब्दुल हद भट्ट और उसके करीबी रिश्तेदार तनवीर अहमद भट्ट को अपनी तहवील में ले लिया। ज़िले के नायना इलाके में एनआईए की खुसूसी टीम ने फिरदौस अहमद भट्ट नामी नौजवान के घर पर छापा मारा और तलाशी कार्रवाई अमल में लाई गई। फिरदौस इस वक्त मिली मिलिटेंसी की वारदात में पुलवामा पुलिस की तहवील में है। तीसरा छापा ज़िला पुलवामा के गोसो इलाके में जमात इस्लामी के साबिक ज़िला सदर पुलवामा समेत 3 कारकुनों के रिहायशी मकानों पर पड़ा। साबिक जमात के ज़िला सदर गुलाम कादरवानी के रिहायशी मकान पर एनआईए की टीम ने तलाशी कार्रवाई के दौरान टीम ने
बैंक रिकॉर्ड समेत कुछ दस्तावेजात अपने साथ लिए। NIA की टीम ने साबिक जमात इस्लामी जिला सदर गुलाम कादर वानी को अपनी तहवील में लिया। एक मुश्तरका मंसूबे में कश्मीर और पुणे के सेब के काश्तकार जल्द ही वादी में एप्पल टूरिज्म शुरू करने जा रहे हैं। एशिया के दूसरे सबसे बड़ी फल मंडी सोपोर के अहदेदार इस वक्त पुणे के फलों की काश्तकारों के साथ मुस्तकबिल के लाएअमल पर बातचीत करने के लिए पुणे में है। सोपोर फ्रूट मंडी एसोसिएशन के अहदेदार अक्टूबर में मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में एप्पल फेस्टिवल मुनक़िद करने का मंसूबा भी बना रहे हैं। पुणे के एक NGO सरहद ने पहले कश्मीर में गाँव की सियाहत का आगाज़ किया था। वो इस नए तस्वुर को फ़रोग़ देने के लिए वादी में ट्रैवल एजेंट भेजेगी। सोपोर फ्रूट मंडी के अहदेदार सेब के सरकर्दा बागात में सयाहों के दौरे का मंसूबा बना रहे हैं। इन बागात में कई झोपड़ियाँ और गेस्ट हाउस भी बनाए जाएंगे। कोलगाम की नासिरा अख्तर ने नारी शक्ति अवार्ड मिलने पर मुसर्रत का इजहार किया। नासिरा ने न्यूज़ 18 के साथ खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। नासिरा ने कहा कि इन्हें लगता है कि कश्मीरी लड़कियां मुख्तलिफ मैदानों में आगे बढ़ने की सलाहियत रखती हैं। नासिरा को माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने पर नारी शक्ति अवार्ड मिला है। किस तरह से आज जो अवार्ड मिला है, इस अवार्ड को आप किस नज़र से देख रहे हैं? शुक्रिया सर। मैं पॉलिथीन डिग्रेडेशन पर काम कर रही हूँ, तो इसी पर मुझे ये अवार्ड मिला है। तो बहुत खुशी हुई राष्ट्रपति जी के हाथों इनाम में अवार्ड हासिल किया, तो इसके लिए मैं शुक्रिया करती हूँ। कश्मीर में समान तौर पे पहले देखा जाता था कि महिलाएं घर से बाहर नहीं होती थी, बहुत कम ही ऐसे देखते थे महिला बाहर है। लेकिन जिस तरह से आपने काम किया, जिस तरह से एक पर्यावरण पे आपने काम किया, अब दिल्ली में आपको सम्मानित किया जा रहा है, तो क्या लगता है कि आने वाले वक्त में अब वहाँ की लड़कियाँ और ज़्यादा ऐसे बढ़िया अच्छे काम करेंगी, जिसके चलते उनको अवार्ड्स पुरस्कार से सम्मानित होगा? ऐसी ही उम्मीद करती हूँ, क्योंकि जिसको कोई आइडिया मिलता है, इसके लिए अंदर का माहौल हो या बाहर का माहौल हो, मेरे ये अंदर का आइडिया जब बाहर आए तो कंपनियों तक पहुँच गया और यहाँ तक पहुँच गया, तो जिसकी वजह से मुझे आज ये अवार्ड मिला। आपको सबसे पहले ख्याल कब आया कि कुछ मुझे ऐसा करना है पर्यावरण को लेकर, इस तरह से पॉलिथीन को इसको लेकर ख्याल सबसे पहले कब आया और किस तरह से आया? हाँ, जब मुझे ये पूछा जा रहा है कि आपको ये ख्याल कैसे आया, तो मैं हमेशा यही जवाब दे रही हूँ कि 20 साल पहले जब मैं एक रेडियो प्रोग्राम सुन रही थी, जिस पर ये कह रहे थे कि एक अल्लाह का नाम रहेगा और दूसरा पॉलिथीन, तो मेरे अंदर एक जलन सी पैदा हो गई। तो मैंने इस पर सोच। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से। SP कारकुनों ने स्ट्रांग रूम के बाहर किया हंगामा। म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी में 3 बैलेट बॉक्स चोरी से अंदर ले जाने की कोशिश थी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और SP भी मौके पर पहुंचे। तो बड़ी खबर आ रही है, लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। वाराणसी से खबर आई और अब ये मुरादाबाद से बड़ी खबर आ रही है। SP कारकुनों ने स्ट्रांग रूम के बाहर किया हंगामा। म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी में 3 बैलेट बॉक्स चोरी से अंदर ले जाने की कोशिश हो रही थी। हमारे नुमाइंदे साजिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। साजिद, बड़ी खबर आ रही है, मुरादाबाद से SP कारकुनों ने स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा किया है, क्या है पूरा मामला? साजिद, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी, तो बताइएगा। SP कारकुनों ने मुरादाबाद में स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा किया है, क्या है पूरा मामला? तो बड़ी खबर आ रही है, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। मुरादाबाद की ये तस्वीरें हैं। इससे पहले हमने आपको वाराणसी की भी तस्वीरें दिखाई। मुरादाबाद में SP कारकुनों ने स्ट्रांग रूम के बाहर ज़बरदस्त हंगामा किया है। म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी में 3 बैलेट बॉक्स चोरी से अंदर ले जाने की कोशिश हो रही थी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे साजिद जुड़े हैं। साजिद, मुरादाबाद से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, SP कारकुनों ने स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा किया है, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, यहाँ पर सुबह से ही हंगामा के आसार थे। हम यहाँ पर मौजूद थे सुबह से, और अभी एक जत्था जो समाजवादी पार्टी के कारकुन थे उनका आया और उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। उन लोगों ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि मंडी समिति जहाँ पर कल काउंटिंग होनी है, वहाँ पर 3 बैलेट बॉक्स और एक बड़ा संदूक चोरी से अंदर ले जाने की कोशिश की गई।
इसको लेकर के जो सभा के समाजवादी पार्टी के कारकुन थे उन्होंने हंगामा किया और ऑब्जर्वर की गाड़ी के सामने आकर के उनके गाड़ी को भी रोकी। जी, पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कहना है? जो 3 मशीनें वहां पर मौजूद हैं उसको लेकर पुलिस का क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है? जी, पुलिस से बात करने की कोशिश की गई है, अभी कोई किसी तरीके से डीएम साहब से बात करने की लेकिन अभी उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। और जो एक बॉक्स, बड़ा संदूक और 3 बैलेट बॉक्स थे उसको चेक कराने के बाद समाजवादी पार्टी के कारकुन के सामने उसको चेक कराने के बाद उसको सील पैक करा दिया गया है और उसको वापस भेज दिया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साजिद इस तमाम जानकारी के लिए। कोरोना वबा के दौरान बामी इमदाद और निसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।